हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काइनेटिक थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट रेशियो, specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure, then this degrees of freedom are very very important, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं क्या है, देखते हैं आज की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते हो तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सेज अस दैट द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to describe position and configuration of system. तो it is number of coordinate. एक्चुअल में ये क्या है? It is a number of coordinates जो आपको लगने वाले हैं एक गैस की या तो फिर कोई जो सिस्टम है उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, है ना। तो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीटली अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए आपको जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं कि कोई एक एटम है और उसको हम ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई आप जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाओगे, यानी जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा पाएगा। तो हमारी एक्स डायरेक्शन ये है, तो ये जो एटम है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने रहेंगे? तो इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, क्योंकि सिर्फ ये एक्स कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स में तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब मैंने बोला कि जैसे कि हमने कैरम बोर्ड ले लिया। एक कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड क्या है? एक प्लेन जैसा है, क्योंकि उसके पास लेंथ और ब्रीथ दोनों भी है कैरम बोर्ड के पास। तो लेंथ और ब्रीथ दोनों भी कैरम बोर्ड के पास है। तो अगर आपने एक जो स्ट्राइकर है उसको मूव करना अलाउ किया इसमें, तो स्ट्राइकर कहां पे मूव कर सकता है? तो वो ये जो पूरा बोर्ड है उस पे वो मूव कर सकता है, यानी वो ये अलोंग दिस लेंथ एंड अलोंग दिस ब्रीथ, ऐसे 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये है आपके एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में ये मूव कर सकता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है, इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी वो 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, सो इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब कोई बर्ड है ना, बर्ड मूव कर रहा है स्पेस में, तो बर्ड मूव करता है स्पेस में, तो इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कैसे? जैसे कि ये हॉल है, आप जिस हॉल में बैठे हो वो जो हॉल है, रूम है, तो उसमें अगर कोई बर्ड आता है तो वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मूव कर सकता है ना। या तो फिर कोई बी है ना, तो वो भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मूव कर सकती है कहीं पे भी। यानी जब वो मूव करेगी तो वो एक्स डायरेक्शन में जा सकती है, वाई डायरेक्शन में जा सकती है और हाइट जेड डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो तीनों कोऑर्डिनेट में मूव कर सकती है, इसलिए उसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसका मतलब उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर कोई स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसके पास कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर मैं मोनो एटॉमिक गैसेस की बात करूं, फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि आप ले लो हीलियम या तो फिर आर्गॉन, नियॉन, ये जो सारे गैसेस है ये इनर्ट गैसेस है। यानी ये जो गैसेस है उनका जो एटम होता है वो सिंगल, उनका जो मोलेक्यूल होता है वो सिंगल एटॉमिक मोलेक्यूल होता है, यानी ये सिर्फ एक ही एटम होता है एक मोलेक्यूल में। ओके, तो ये जो मोनो एटॉमिक गैसेस है उसके लिए अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि ये जो बॉल है, इस बॉल की तरह ही मोनो एटॉमिक गैस आपका होगा, है ना, ये बॉल की तरह। तो ये मोनो एटॉमिक है अभी, यानी सिंगल है। ओके, तो ये कहां पे मूव कर सकता है? कहां पे मूव कर सकता है? तो जो गैस का कंटेनर है, मान के चलते हैं कि ये जो हॉल है वो एक गैस का कंटेनर है और उसमें ये हेलियम गैस का एक मोनो एटॉमिक मोलेक्यूल है, यानी एटम है जो मूव कर सकता है। तो वो कहां पे मूव कर सकता है? तो ये पूरा स्पेस है,
तो स्पेस में कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हम? 3 डायरेक्शन में। तो इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ये इधर भी जा सकता है x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में भी जा सकता है, और ये z डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो इसके पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? तो इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3। तो एक मोलेक्यूल की बात करेंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स आपके ज्यादा होंगे, जैसे कि 2 के लिए मैंने पूछा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 into 2 यानी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 मोलेक्यूल होंगे यानी 3 एटम्स होंगे, तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। तो 3 into 3 ये हो जाएगा 9। तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल के केस के लिए हम एक ही जो मोलेक्यूल है उसका हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मोलेक्यूल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? इट इज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं कि जो डायएटॉमिक गैस होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या तो फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो है ना, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब एक जो मॉलिक्यूल रहेगा वो 2 एटम से बना हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है। वैसे ही यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है O2 में, N2 में 2 नाइट्रोजन है, सिमिलर वे। ठीक है, तो मैं एक आपको यहाँ पे दिखाता हूं। अब ये एक डाई एटॉमिक जो गैस है उसका मोलिक्यूल है, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको मानते हैं, तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है ना। तो दोनों की साइज भी अलग अलग होती है, तो मैंने अलग अलग साइज के 2 बॉल्स यहाँ पे लिए हैं। तो इसमें एक बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड है ये आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बॉन्ड दिखाएगा, है ना। अब ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये किधर किधर मूव कर सकता है, तो इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा? तो देखो, ये जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ये x डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ऐसे x डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए इसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तो है। साथ में y में भी मूव कर सकता है, z में भी मूव कर सकता है ना। ये y ये z ले लो, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास हो गए, क्योंकि ये x y z तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसके पास जो है ना ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो हो गए। प्लस अभी इसके पास और कौन सा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकता है? तो जरा ध्यान से देखना। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना ये x डायरेक्शन में तो जा सकता है, सपोज ये x डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि ये जाते जाते यानी x डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है। तो ये ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है। तो ये रोटेट कर रहा है ना। तो ये रोटेट कर रहा है यानी उसके पास एक रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, यानी रोटेट कर सकता है ना। तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है? 1 है। तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर सकता है। साथ में कैसा रोटेट कर सकता है? ये ऐसा भी तो रोटेट कर सकता है, देखो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो सपोज ये x डायरेक्शन है, ये y है और ये z है। तो ये z है, तो ये z एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, यानी इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अबाउट द z एक्सिस है। ये z एक्सिस है, z एक्सिस के अबाउट ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। वैसे ही आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हो। ये कौन सा एक्सिस है? तो ये एक्सिस है तुम्हारा y, है ना। तो z का हो गया ये y के अराउंड भी ये ऐसे भी तो घूम सकता है, देखो ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। तो इसके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब एक तीसरा अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये ऐसे भी घूम सकता है, देखो ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है। लेकिन ये जब ऐसे घूमेगा तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, ये समझ में ही नहीं आएगा, आपको देखने के लिए भी समझ में नहीं आएगा इजीली कि ये घूम रहा है। और वैसे भी ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ऐसे मूव करने का, इसको हम कंसिडर नहीं करते। क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि ये जो है, देखो अभी मैं इधर से दिखाता हूं। अब अगर ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका जो एक्सिस है वो बराबर यहां पे है ना। तो इसका जो रेडियस बनेगा, ये जो स्फीयर है, ये जो एटम है, इसका जो रेडियस है वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि एटम की रेडियस हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के आसपास उसकी साइज होती है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस बहुत ही कम है, तो इसका जो रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi, या तो फिर I से हम दिखाते हैं, वो है 2/5 mr² फॉर स्फीयर। तो ये जो रोटेशन का जो इफेक्ट है वो दोस्तों बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो अगर आप ये ऐसा मूव कर रहे हैं जैसे कि y डायरेक्ट, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के लिए अगर आप रोटेशन देखोगे ये वाला, तो इसके लिए देखो इसकी जो रेडियस है यहां से यहां पे ये बहुत बड़ी है, दो मोलेक्यूल्स, दो एटम जो है वो मिलके एक मोलेक्यूल बनता है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10, जो कि 10⁵ टाइम्स ज्यादा है। किससे? इससे जो हम कंसिडर कर रहे थे अभी एक्स वाला जो हम कंसिडर कर रहे थे ऐसा, तो उससे उसकी रेडियस 10⁵ टाइम्स ज्यादा है, यानी इसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो उसके पास दो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है। 3 ट्रांसलेशनल है, ये कौन सी है, ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ये 2 रोटेशनल है, तो टोटल हो गई 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। अब अगर ये रिजिड है, ये अगर रिजिड है जैसे कि ऑक्सीजन O2 हो गया, N2 हो गया, ये रिजिड है यानी फिक्स है, ये मूव होने नहीं देते, उसके जो दो एटम्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है ना। तो ये वाइब्रेशन को अलाउ नहीं करता जनरली एट लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये जो गैस के एटम्स है इनका कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा, तो वाइब्रेशन नहीं होगा तो वाइब्रेशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें ऐड नहीं होंगे। लेकिन अगर वाइब्रेशन होता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर को जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन जब होगा तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, कम होगा। तो जैसे आप मान लो कि ये यहाँ पे ये स्टिक ना होके एक स्प्रिंग है, तो ये क्या होता, ये ऐसे वाइब्रेट करता है ना, दोनों पास में आते फिर दूर जाते, तो ये वाइब्रेट करते। तो ये जो वाइब्रेशनल मोड है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करता है इसमें। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करता है। तो अगर ये रिजिड है, डायटोमिक मोलिक्यूल अगर रिजिड मोलिक्यूल है तो इसके 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और अगर ये नॉन रिजिड है, तो इसके होंगे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये हो जाएंगे टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जो नॉन रिजिड मोलिक्यूल्स है उसके कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए, नॉर्मल टेम्परेचर को 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और नॉर्मल टेम्परेचर को 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नॉन रिजिड के लिए, ठीक है, और हायर टेम्परेचर को जो रिजिड है उसमें भी 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, है ना। तो जनरली हम लेंगे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब तक हमें बोला नहीं है। तो डाई एटॉमिक जो गैस है जैसे कि वो 2n के लिए तो 5 ही होता है। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब थर्ड लेते हैं ट्राइएटॉमिक गैस। तो ट्राइएटॉमिक गैस मोलेक्यूल जो भी है, ट्राइएटॉमिक गैस मोलेक्यूल्स, उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें भी 2 टाइप होंगे, एक होगा रिजिड और दूसरा यानी लीनियर। इसके 2 टाइप है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। अगर लीनियर का एग्जांपल चाहिए तो वो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका होता है ना। तो C इधर डबल बॉन्डिंग O, इधर डबल बॉन्डिंग O, तो CO2 कुछ इस तरीके से होता है। तो ये लीनियर मोलेक्यूल है। वैसे ही अगर आप नॉन लीनियर की बात करोगे तो H2O है ना। तो जो ये है वेपर्स है, वाटर वेपर्स H2O, वो भी एक गैस है। तो वो जो मोलेक्यूल है ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है? क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ऑक्सीजन मोलेक्यूल यहाँ पे होगा और ये जो H है दोनों, ये कैसे है, ये क्रॉस में है। इसमें जो एंगल होता है वो कुछ तो भी 104-105 डिग्रीज होता है, ये आपको पता होगा। तो ये नॉन लीनियर मोलेक्यूल है, ये लीनियर मोलेक्यूल है। अब लीनियर मोलेक्यूल में फिर से ये बिल्कुल जो डायटोमिक गैस है उसकी तरह ही
होगा। तो जब लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मोलेक्यूल की बात करेंगे तो उसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो हम यहां पे ये ले लेते हैं, है ना। तो ये 3 मोलेक्यूल्स है, ओके। तो मैंने क्या किया, इसको यहां पे लीनियर मोलेक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको यहां पे पैक कर देता हूं, ओके। तो देखो अब मैंने यहां पे ये टेम्पररी एक आपको समझने के लिए लीनियर मोलेक्यूल बनाया है ना। तो ये 3 देखो आपको लीनियर दिख रहा है CO2, तो लीनियर मोलेक्यूल बन गया। अब ये कहां पे मूव कर सकता है, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास हो सकते हैं। तो पहले तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसलिए इसके पास 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो रहेगा। वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, इसलिए वो भी रहेगा। और जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, यानी इसके पास ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। अब ये रोटेट भी कर सकता है, देखो कैसे रोटेट कर सकता है ये। तो ये रोटेट कुछ इस तरीके से कर सकता है ना। मैं इसको ऐसे पैक कर लेता हूं यहां पे, ओके। चलो ये कैसे रोटेट कर सकता है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है ना, ये ऐसे रोटेट कर सकता है। यानी एक ये हो गया, जैसे कि मैंने डायएटॉमिक के लिए दिखाया था आपको, ये एक ऐसे भी रोटेट कर सकता है। और जब ये ऐसे रोटेट करेगा दोस्तों, देखो ऐसे जब रोटेट करेगा तो ये कोई भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसमें ऐड नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो रोटेशनल इफेक्ट है, जो मैंने अभी अभी बताया था, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस कैसी है, बहुत ही कम है इस एटम की। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, +2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो टोटल हो जाएंगे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये नॉर्मल टेम्परेचर को, है ना, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। अब इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो हायर टेम्परेचर में वाइब्रेशन भी ऐड हो जाता है ना, मोलिक्यूल्स वाइब्रेशन करने लगते हैं बहुत, अगर हाई टेम्परेचर है तो, यानी 1000 केल्विन से ऊपर। तो अगर 1000 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर जाता है तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है। वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन मोड के 2 हम उसमें ऐड कर सकते हैं यहां पे, है ना। तो हाई टेम्परेचर को एट हाई टेम्परेचर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 कोना ऐड हो गए, वाइब्रेशन मोड के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड हो गए। वैसे ही अभी नॉन लीनियर के लिए देखेंगे, H2O जैसे जो मोलिक्यूल्स है, तो नॉन लीनियर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे मैं नॉन लीनियर के लिए इसको परफॉर्म करता हूं अभी, है ना। तो नॉन लीनियर मोलिक्यूल कुछ किस तरीके से आपको दिखेगा ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अभी ये जो मोलिक्यूल है ना, तो यहां पे मान के चलते हैं कि एक ऑक्सीजन है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है, और ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो गया आपका H2O का मोलिक्यूल। वैसे ही अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये नॉन लीनियर मोलिक्यूल है, ये कैसे कैसे मूव कर सकते हैं। तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, ये X, ये Y और ये Z। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये तो उसके पास होंगे ही। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3। ये कौन से है, ट्रांसलेशनल। प्लस ये जब रोटेट करेगा तो ये 3 डिग्रीज ऑफ रोटेशन कर सकता है, यानी अबाउट द X, अबाउट द Y एंड अबाउट द Z, तीनों में ये रोटेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो अगर इसको X डायरेक्शन में इधर मूव करना है, इधर इसके अराउंड अगर घूमना है, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा। ये X हो गया, X के अराउंड। ये Y जो है, Y इधर होता है, तो Y के अराउंड टर्न होना है इसको, तो ये ऐसे टर्न होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ऐसे टर्न होगा अबाउट दी Y, क्योंकि Y इधर है, तो इसके अराउंड ऐसे टर्न होगा। ये X के अराउंड कैसे टर्न हो रहा था, ये ऐसे, X के अराउंड ये ऐसे टर्न हो रहा था, ठीक है, ये ऐसे। अब अगर आपको Z के अराउंड टर्न करना है इसको, तो Z के अराउंड ये ऐसे टर्न करेगा। देखो ये Z है, तो Z के अराउंड ऐसे टर्न करेगा, ऐसे, ये अबाउट द Z। तो ये Z के अराउंड टर्न कर सकता है, यानी रोटेट कर सकता है, X के अराउंड भी कर सकता है, Y के अराउंड, क्योंकि ये नॉन लीनियर है ना। तो हर एक इसमें इसके पास एक रेडियस है, तो इसके जो रोटेशन होंगे वो 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास होंगे। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास है, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
लेकिन ये लोअर टेम्परेचर को, अब जैसे जैसे हायर टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे। अगर वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो इसमें भी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 2 ही ऐड होंगे, 3 ऐड हो सकते हैं, 4 ऐड हो सकते हैं। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलो न्यूमेरिकल लेते हैं, 2 न्यूमेरिकल हम इस पे लेंगे। पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट the total degrees of freedom of 2 gram of He molecules या तो फिर He गैस। तो आपको ये एक एग्जांपल दिया है और आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके, 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस के। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना है। अब यहां पे पहले देखेंगे कि जो हीलियम गैस है वो मोनो एटॉमिक है, डायटोमिक है कि ट्राइएटॉमिक है। तो ये है मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने अभी अभी देखा कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर सिंगल मोलेक्यूल। ये सिंगल मोलेक्यूल के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स बढ़े तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गए, उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए तो नंबर ऑफ मोलेक्यूल से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए पहले नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स निकालेंगे। तो आपको यहां पे इसके लिए दिया है 2 ग्राम। तो जो हीलियम गैस दी है वो कितनी दी है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होंगे वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको निकालेंगे कि पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He गैस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास। ये अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ गैस, चाहे गैस कोई भी हो, 1 मोल ऑफ गैस में अवोगाड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके लिए, तो ये कैपिटल एम यानी मास ऑफ गैस वो कितना दिया है, 2 ग्राम। और मोलर मास किसका आएगा अभी, हीलियम गैस का मोलर मास कितना होता है, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 4, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, यानी 4 एटॉमिक मास होता है, इसलिए इसका मोलर मास भी कितना होगा, 4 ग्राम। और ये मोनो एटॉमिक है इसलिए जितना एटॉमिक मास उतना ही रहेगा, तो 4 ग्राम। तो ये 2 2 जा, ये हो गया 1/2। तो हाफ नंबर ऑफ मोल्स, He गैस कितना है, हाफ नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी आपको नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू अवोगाड्रोस नंबर, इतने नंबर ऑफ मोलेक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ। तो अवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितने हो गए। तो इसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलेक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स है, बराबर है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे अब टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। कौन सी, ये He गैस। तो ये कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल मोलेक्यूल के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, तो ये हो गया 330 और ये 9 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया दोस्तों। आ गया समझ में। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर नया एग्जांपल देता हूं। तो इस बार बिल्कुल एग्जांपल सेम ही रहेगा हमारा। हम क्या करेंगे, बस यहां पे लिखेंगे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस। अब चलो इसके लिए निकालते हैं। तो देखो ये कैसा है, अब O2 गैस जो है मैं यहीं पे चेंजेस कर देता हूं।
ये जो O2 गैस है ये डायएटॉमिक गैस है। कौन सी गैस है? डायएटॉमिक। O2 रहता है ना, ऑक्सीजन है, तो ये हमेशा दो जो एटम्स है वो साथ में मिलके ही उनका मोलिक्यूल बनता है। तो डायएटॉमिक गैस के लिए हमने अभी अभी देखा कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब ये O2 जो है वो रिजिड मोलिक्यूल है, तो रिजिड के लिए कितने? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सिंगल मोलिक्यूल के लिए। अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। किसके चाहिए? ऑक्सीजन गैस के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें पता है कि जो मास है, गैस का जो मास है वो कितना दिया है? 8 ग्राम दिया है। और उसका ये क्या है? ये मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास कितना दिया है दोस्तों? तो मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए O2 गैस का कितना है। तो इसका एटॉमिक मास है 16, है ना। तो 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, और यहां पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है एक मोलिक्यूल में? 2। तो टोटल मास मोलिक्यूल का कितना हो गया? तो वो हो गया 32 ग्राम। तो 32 ग्राम यानी ये क्या है? इसका मोलर मास है। तो हम यहां पे लिखेंगे 32 ग्राम। तो ये क्या हो गया? 8 4 जा 32, यानी ये आएगा 1/4 मोल्स। तो 1/4 मोल्स आ गया। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1/4, और ये है तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बस इसको डिवाइड करो और यहां पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स लिखो। तो 4 1 जा 4, कैरी 2 0 5 जा, ओके, देन ये 0 ऐसा हो गया 0, देन 5 जा, ओके, अप्रोक्सीमेटली 1.505 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गैस के लिए कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंटू एक डायएटॉमिक मोलिक्यूल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। तो ये टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आएंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 1.0505 इंटू 10⁻23 इंटू 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, तो 2 यहां पे लिख दिया। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 7.525 इंटू 10⁻23 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके लिए होंगे? इस गैस के लिए होंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये जो लेक्चर है उसको डिटेल में स्टडी करो, और इसका जो आगे का पार्ट है, जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन जो है, उसको पढ़ने के लिए ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हर एक गैस के डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।